हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। पिछली क्लास में क्या क्या हो गया था? एलसी हमने कंप्लीट कर लिया था ना? यस सर। फंक्शन स्टार्ट करना है ना? पीछे वाले में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो। फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन के बारे में किसी को आइडिया है? फंक्शन क्या होता है, यूज क्यों करते हैं? अनीता, कोई आइडिया है फंक्शन के बारे में? फंक्शन के बारे में किसी को आइडिया है कुछ? अभी तक हमने बने बनाए फंक्शन पे काम किया था, ठीक है। अब हम अपना खुद का फंक्शन बनाना सीखेंगे। तो एक बार फंक्शन का पहले डिफिनीशन नोट कर लो। ये डिफिनीशन नोट कर लो फंक्शन का। यहाँ तक हो गया। फंक्शन बनाने का एडवांटेज ये होता है, मान लो आपके पास कोई भी एक कॉमन स्टेटमेंट है और उसको आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बार बार यूज करना है। तो उसके लिए हम बार बार उस स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को हम फंक्शन के बॉडी में एक बार डाल देंगे और जहां जहां पे हमें इसको यूज होगा उसको क्या करेंगे, और कॉल कर लेंगे। फंक्शन बनाने का एडवांटेज ये होता है कि एक बार हमने फंक्शन बना के रख लिया, अब उसको अलग अलग लोकेशन पे बार बार हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन का एडवांटेज यही होता है कि एक बार अगर आपने बना के रख लिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बार बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो आगे चल के हम अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखना है तो उसके लिए मस्ट है कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जब तक आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आप अपना खुद का लाइब्रेरी नहीं बना सकते। ठीक है। और लाइब्रेरी बनाने का एडवांटेज यही होगा, एक बार आपने लाइब्रेरी बना के रख ली और उस लाइब्रेरी को आप अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग जगह बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है।
फंक्शन बनाने का एडवांटेज यही होता है कि एक बार आपने फंक्शन बना के रख लिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बार बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जनरली अगर हम फंक्शन देखें तो आपके टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन को आप प्री डिफाइंड फंक्शन, या इसको आप लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलोगे। एक हमारा सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है जिसको प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन भी बोला जाता है, और दूसरा जो होता है हमारा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आप देखो तो हर लैंग्वेज में आपको दो टाइप के फंक्शंस मिलेंगे, एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो पहले से डिफाइंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने प्रिंट नाम का फंक्शन पढ़ा था, है ना, टाइप नाम का फंक्शन पढ़ा था, है ना, स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े थे, है ना। तो प्री डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो पहले से डिफाइंड होता है, उसकी फंक्शनैलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो हम बनाएंगे, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर फंक्शनैलिटी डालेंगे उसके अगेंस्ट वो काम करेगा। तो आज हमें मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना ही सीखना है कि अपना अगर हमें खुद का एक फंक्शन बनाने की अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो हम कैसे बनाएंगे। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर? तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो पहले से डिफाइंड होता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो यूजर बनाता है। तो आज हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीखना है। यहाँ तक कोई डाउट? नीता, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब हेडिंग डालो, पार्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर आपको कोई भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? We have divided into two parts. तो इसका मतलब अगर आपको पाइथन में कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो जब भी आपको पाइथन में कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना होगा तो उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फंक्शन डिफिनीशन पार्ट होता है और एक फंक्शन कॉलिंग पार्ट होता है। ठीक है? और दोनों पार्ट का होना मैंडेटरी है। अगर दोनों में से एक भी पार्ट अगर हम हटा दें तो हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है? तो ये चीज लिख लेना। आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया लेकिन आपने उसको कॉल नहीं किया तो वो फंक्शन यूजलेस है। और जब तक आप फंक्शन डिफाइन नहीं करोगे, कॉल कैसे करोगे? तो डिफिनीशन और कॉलिंग दोनों पार्ट का होना मैंडेटरी है। अब ये भी लिख लेना कि जब हम फंक्शन बनाना सीखेंगे तो डिफिनीशन वाला पार्ट केवल हम एक बार लिखेंगे और कॉल मल्टीपल टाइम करना होता है। तो जब भी आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो डिफाइन तो हमें केवल एक बार करना होता है, लेकिन कॉल उसको हम मल्टीपल टाइम करेंगे। अदरवाइज फंक्शन बनाने का तो कोई एडवांटेज है नहीं। तो अभी मैंने बताया फंक्शन बनाने का एडवांटेज यही होता है, एक बार आपने फंक्शन डिफाइन करके रख लिया, अब उसको आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बार बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कितनी बार समझ में आई? तो डिफाइन हमें केवल एक बार करना होता है, कॉल मल्टीपल टाइम करना होता है।
तो पार्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्लियर हो गया। तो जब भी आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और दोनों पार्ट का होना मैंडेटरी। यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिंटैक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अब अगर आपको पाइथन में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको डेफ नाम का कीवर्ड लिखना होता है। डेफ का मतलब लिख लेना, फुल फॉर्म डेफिनेशन। डेफ आपका कीवर्ड है, लिख लेना। तो जब तक आप डेफ कीवर्ड यूज नहीं करोगे तब तक आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डेफ कीवर्ड के बाद फिर आपको फंक्शन का नाम देना होता है। फंक्शन के नेम के बीच में स्पेस नहीं है होगा। फंक्शन नेम आपका अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, कैपिटल स्मॉल हो सकता है ना। जो वेरिएबल्स का मैंने नेम के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बताया था, सेम वही रूल्स रेगुलेशन ये फॉलो करता है। क्लियर? तो डेफ कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद स्पेस आएगा, उसके बाद फंक्शन का नाम आएगा और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स या आर्गुमेंट पास करोगे। इसके बाद आपका कोलन आएगा और कोलन के बाद आपका इंडेंट के अंदर आपका डॉक स्ट्रिंग आएगा। और उसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन आएगा। सिंटेक्स एक बार नोट कर लो। कोई भी अगर आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना होगा। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? अब इसको सिंटेक्स को समझ लो। सबसे पहले डेफ लिखना होगा, फिर फंक्शन का नाम देना होगा। ठीक है? फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फंक्शन का नाम आप कीवर्ड या जो बनी बनाई फंक्शंस होते हैं उस नाम से आपको फंक्शन का नाम नहीं रखना, अदरवाइज सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है? और इस पैरेंथेसिस के अंदर ये पैरामीटर या आर्गुमेंट आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। अगर आपने पैरेंथेसिस में कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया तो इस टाइप के फंक्शन को नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बोलेंगे। और अगर आपने पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर दिया तो इस टाइप के फंक्शन को पैरामीटराइज फंक्शन बोलेंगे। तो पैरामीटर के बेसिस पे अगर हम देखें तो आपको 2 टाइप के फंक्शन मिलेंगे, एक नॉन पैरामीटराइज और दूसरा पैरामीटराइज। तो आपको अलग अलग सिचुएशन में पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। इतना क्लियर? उसके बाद आपको फंक्शन के बॉडी के अंदर सारा कुछ इंडेंट के अंदर लिखना होता है। कोई भी लाइन आपका इंडेंट के बाहर नहीं आएगा। चाहे 10 लाइन का भी कोड होगा तो वो सारा स्टेटमेंट आपका इंडेंट के इनसाइड आएगा। इसमें सबसे पहले आपको डबल कोट के अंदर डॉक स्ट्रिंग देना होता है। डॉक स्ट्रिंग का मतलब कमेंट लाइन। तो फंक्शन के अंदर अगर आपको कमेंट लाइन देना है तो डबल कोट के अंदर देना होता है और ये कमेंट लाइन को इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। तो डॉक स्ट्रिंग में बेसिकली आपको मेंशन करना होता है कि जो आपने ये फंक्शन बनाया है इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या होगी। ठीक है? ताकि कोई भी अनदर यूजर आपके इस कोड को अगर देखे तो तुरंत समझ जाए कि ये फंक्शन करेगा क्या। यहाँ तक क्लियर? तो डॉक स्ट्रिंग जब भी आप दोगे तो इसमें डबल कोट के अंदर देना हो। ठीक है? तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटेक्स सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ
यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, तो पैरामीटर और रिटर्न टाइप के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, 4 कैटेगरी के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप होता है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे और ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। पहला टाइप क्लियर। दूसरा टाइप होता है फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो जो फंक्शन का दूसरा टाइप होगा उसमें हम पैरामीटर तो पास करेंगे लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर। अब तीसरा जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, और यही वाला फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पैरामीटर भी पास करेंगे और ये वैल्यू भी रिटर्न करेगा। और चौथे टाइप का फंक्शन होता है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। मतलब हम इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये 4 टाइप का आप अलग अलग फंक्शन बना सकते हो। इन 4 के अलावा अगर और कोई अनदर टाइप का आप फंक्शन बनाना चाहो तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो। तो पाइथन में यही 4 अलग अलग टाइप के फंक्शन आपको बनाना सीखना है। और अलग अलग जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तब आपको सोचना होगा कि वहां पे हम किस टाइप का फंक्शन बनाएं। अभी मैं एक ही प्रोग्राम चारों टाइप के फंक्शन से मैं बना के दिखा सकता हूं। ठीक है, तो अभी बस आपको समझना है ये 4 टाइप का फंक्शन हम किस किस तरह से बना सकते। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन? तो पाइथन में अगर आपको कोई भी अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो उसको आप 4 कैटेगरी में ऐसे अलग अलग वे में आप बना सकते। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? सिंटेक्स क्या होता है, कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है और कितने उसके पार्ट होते हैं। आप प्रैक्टिकल बनाना सीखें। तो फंक्शन में इतना ही बस थ्योरी है, सारा कुछ प्रैक्टिकल है। और पूरा पाइथन आपका फंक्शन पे बेस्ड है।
अगर आपको फंक्शन बनाना नहीं आया, पाइथन में कोई भी अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है तो बिना फंक्शन के आप कोई प्रोजेक्ट बना नहीं सकते, ठीक है। और फंक्शन, और पाइथन में अगर आपको अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखना है तो उसके लिए भी आपको फंक्शन आना चाहिए। तो बिना फंक्शन के आप पाइथन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आपको इसको समझना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अनीता, आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. तो अब वन बाय वन इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो अब हम पहले वाले टाइप का फंक्शन बनाना बता रहे जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन में हमें करना क्या है, कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, है ना। तो अभी लिखना मत, पहले समझ लो। सपोज मैंने एक शो नाम का एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और इस पैरेंथेसिस के अंदर अभी मेरे को कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट पास नहीं करना, तभी तो नो आर्गुमेंट होगा। अब इसके बाद कोलन लगाओगे और इंडेंट के अंदर डॉक स्ट्रिंग में मैंने दे दिया एडिशन ऑफ 2 नंबर। मेरे को फंक्शन का यूज करके 2 नंबर्स को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो डॉक स्ट्रिंग में मैंने कमेंट लाइन लिख दिया कि ये फंक्शन करेगा क्या। इसके बाद मैंने रन टाइम पे 2 नंबर इनपुट कराया, सब कुछ फंक्शन के इनसाइड करेंगे। अभी तक ये सारा काम हम फंक्शन के बाहर कर रहे थे, अब सारा काम हम फंक्शन के अंदर करेंगे। तो फंक्शन के अंदर आप चाहो तो लूप यूज करो, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करो, सब कुछ फंक्शन के बॉडी के अंदर देना है आपको। अभी तक सारा कुछ हम फंक्शन के बाहर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रन टाइम पे 2 नंबर हमने इनपुट कर लिया। अब इन दोनों नंबर को मेरे को ऐड करना है, तो मैंने c इक्वल टू a प्लस b कर दिया और प्रिंट के अंदर मैंने मैसेज पास कर दिया ऐड इक्वल टू c। ये आपका एक फंक्शन बन गया। अब इस पूरे पार्ट को हम फंक्शन डिफिनीशन पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब बताओ, इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? सर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बताया जब तक कि हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे अभी ये फंक्शन यूजलेस है। अभी आपका इंटरप्रेटर एक भी लाइन रीड नहीं कर रहा, और हमेशा याद रखना डिफिनीशन वाला पार्ट कभी भी इंटरप्रेटर रीड नहीं करता, पहले पहले कॉलिंग वाला पार्ट ही रीड होता है। तो अभी मैं रन करूंगा, कोई एरर भी नहीं आएगा और आउटपुट ब्लैंक आएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके लिए, इंटरप्रेटर के लिए एक भी लाइन का कोड मैंने नहीं लिखा। ये देखो, तो जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये फंक्शन डिफिनीशन वाला जो पार्ट आपने लिखा है यूजलेस है, एक भी लाइन इंटरप्रेटर रीड नहीं कर रहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब कॉल कैसे करेंगे? कॉल करने के लिए फंक्शन के बाहर आपको आना है, एक दो स्पेस दे देना ताकि पता लगे डिफिनीशन पार्ट कौन सा है, कॉलिंग पार्ट क्या है ना। और कॉल हमेशा स्टार्टिंग से करेंगे, इंडेंट में दे दिया तो एरर आएगा। तो अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? फंक्शन कॉलिंग। एक्चुअली में जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले इंटरप्रेटर इस वाले लाइन को रीड करता है, डिफिनीशन वाले पार्ट को रीड नहीं करता।
है ना। और जब इंटरप्रेटर इस वाले पार्ट को जब वो रीड करता है, तब वो चेक कर रहा होता है कि इस फंक्शन का डिफिनीशन कहाँ पे है, सर्च कर रहा होता है। और जब मिलता है तो यहाँ से वो जंप करके इसके अंदर चला जाता है। आई बात समझ में। तब इसके अंदर जब जाता है तब वो लाइन बाय लाइन कोड रीड करेगा और आपका आउटपुट शो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, डिफिनीशन वाला पार्ट कभी भी पहले रीड नहीं होता। सबसे पहले कौन सा पार्ट रीड होगा? कॉलिंग। और दोनों पार्ट का होना मैंडेटरी है। आपने फंक्शन डिफाइन किया, कॉल नहीं किया, काम नहीं करेगा। और जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे, कॉल कैसे करोगे? अब देखो प्रॉपर काम कर रहा है। अब तो वो फंक्शन के अंदर चला गया ना। अब फंक्शन बनाने का एडवांटेज क्या है? ये मैंने एक बार डिफाइन करके रख लिया। अब इसको मैं जितनी बार कॉल करना चाहूँ अलग अलग लोकेशन पे, उतनी बार कॉल कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैंने कोई और स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे। इसके बाद अगेन मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन बनाने का यही तो एडवांटेज है। एक बार आपने डिफाइन करके रख लिया, अब उसको आप पूरे होल प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जितनी बार कॉल करना चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। तो इस तरह से अब मैंने फंक्शन को 2 बार अलग अलग जगह पे कॉल कर लिया। प्रॉपर काम कर रहा है, ये देखो। पहली बार फंक्शन कॉल हुआ, फिर दूसरी बार फंक्शन कॉल हुआ। अब आप लोग को फंक्शन बनाने का एडवांटेज समझ में आया। एक बार आपने डिफाइन करके रख लिया, अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जितनी बार आपको कॉल करना है उतनी बार कॉल कर लो। अब ये जो फंक्शन हमारा बना, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। अगर आपको फंक्शन को रिटर्न टाइप का बनाना है तो जब तक आप फंक्शन के बॉडी के अंदर रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज नहीं करोगे, तब तक वो फंक्शन रिटर्न टाइप का बनेगा ही नहीं। तो अभी मैंने फंक्शन के बॉडी में कोई भी रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, तो ये फंक्शन हमारा किस टाइप का बना? नो रिटर्न टाइप। लिख लो। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आया? यस सर। एक सिंपल सा फंक्शन बनाते कैसे हैं, कॉल कैसे करते हैं, दोनों पार्ट सबको क्लियर हो गया कि फंक्शन डिफाइन कैसे करना होता है, कॉल कैसे करना होता है। और दोनों पार्ट का होना मैंडेटरी। दोनों में से एक भी पार्ट अगर हटा दे, आपका फंक्शन काम करेगा ही नहीं। सबको आ रहा है समझ में? पीछे कोई डाउट? तो फंक्शन ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज आएगा। सर जब हम प्रिंट जैसे कि कॉल करेंगे फंक्शन को, तो ये शुरू से फिर से मतलब बार बार उस चीज को बार बार रिपीट वो जंप करेगा? करेगा ना। पहली बार कॉल किया तो यहाँ से जंप करके फिर यहाँ पे आया, फिर यस सर। बाहर निकलने के बाद फिर से जंप करेगा। ओके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लेना। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि कैसे कैसे करना है।
फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्लियर हो गया। अब मैं सेकेंड टाइप का फंक्शन बनाऊंगा। सेम प्रोग्राम होगा, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस फंक्शन का टाइप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब मेरे को जो दूसरा टाइप बनाना है उसमें पैरामीटर तो पास करना है, लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अभी तक ये जो फंक्शन मैंने बनाया इसको नॉन पैरामीटराइज फंक्शन बोलेंगे, लिख लेना। ये आपका नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, इसमें अभी तक हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। अब मैं पैरामीटराइज फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो किसी भी फंक्शन में अगर आपने पैरामीटर पास कर दिया तो वो पैरामीटराइज हो जाता है, और अगर आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया तो वो नॉन पैरामीटराइज होता है। तो अभी हमारा ये जो फंक्शन है वो नॉन पैरामीटराइज है, अभी तक हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। क्लियर? तो अब मैं पैरामीटर पास करूंगा, कैसे देखते चलो। अब मैंने यहाँ पे शो फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास कर दिया। अब आपका ये फंक्शन पैरामीटराइज हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉल करते समय यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूंगा। अब क्या होगा कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये जो 10 है वो ए में कॉपी हो जाएगा और 20.5 बी में कॉपी हो जाएगा, और दोनों को ऐड करके आपका आउटपुट आ जाएगा। अब आपका ये जो फंक्शन बना, फंक्शन विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, मतलब इस फंक्शन में हमने पैरामीटर तो पास किया है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। जब तक मैं रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करूंगा फंक्शन के बॉडी के अंदर, तब तक वो रिटर्न टाइप बनेगा ही। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो पहले और दूसरे टाइप में डिफरेंस समझ में आ गया? अनीता, कोई डाउट? सर एक बार फिर से बता दीजिए। जैसे ही मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, सबसे पहले जब कॉल होगा तो ये 10 जो है ए में कॉपी हो जाएगा और 20.5 बी में कॉपी हो जाएगा। तो जब आप सी को जब आप डिस्प्ले करोगे तो 30.5 ही तो आएगा। अनीता, आई बात समझ में? यस सर। अब इसको अगर आपको डायनेमिक बनाना है तो यहाँ पे आपको रन टाइम पे इनपुट देना होगा। तो मैं रन टाइम पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ फंक्शन के बाहर, है ना। इंटर वैल्यू ऑफ एक्स और इंटर वैल्यू ऑफ वाई। अब इस एक्स और वाई को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब रन टाइम पे जो मैं एक्स और वाई में वैल्यू दूंगा, वो एक्स और वाई वाली वैल्यू ए और बी में कॉपी हो जाएगी। काम वही कर रहा है, ये देखो। तो आपको पहला और दूसरा दोनों टाइप का फंक्शन समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? अनीता, यहाँ तक समझ में आया कैसे काम कर रहा है? हैं? हाँ, दोबारा कॉल करना करना चाहो तो दोबारा कॉल कर सकते हो। मान लो कोई और स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे और फंक्शन को फिर दोबारा आपको कॉल करना है, तो फिर से कॉल कर लो। फंक्शन बनाने का यही एडवांटेज है, एक बार आपने बना के रख लिया, जितनी बार आप कॉल करना चाहो उतनी बार कॉल कर सकते
सर तो ए और बी को रिप्लेस कर देगा सर वो? हाँ, रिप्लेस नहीं करेगा, उसमें कॉपी करेगा ना। एक्स वाली वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगी, वाई वाली वैल्यू बी में कॉपी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे वेरिएबल सेम देने की जरूरत नहीं है फिर नेम में, दोगे नेमिंग तो में? भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे ए भी दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो कंफ्यूजन नहीं होगी, हमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने अलग अलग दिया। अभी यहाँ पे आप ए बी भी दे दोगे ना, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं ए भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल नेम सेम दो, डिफरेंट दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन हमेशा हम डिफरेंट देते हैं क्योंकि ये दोनों पैरामीटर अलग अलग है। अनीता आ रही बात समझ में? यस सर। बट सर ये दूसरी बार जब हम कॉल कर रहे हैं तो यूजर से आउटपुट इनपुट तो नहीं ले पा रहे हम। तो दोबारा से वेरिएबल ले लो, ये लो। जैसे बार बार करना पड़ेगा जब भी हमें हाँ जी, करना हाँ है। जी, हाँ जी, ये लो। तो फिर से अलग से लेगा, फिर से। ओके। ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब ये लिख लेना, रियल में देखें तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन में जो हम पैरामीटर पास करते हैं, है ना, तो फंक्शन में दो तरह के आर्गुमेंट या पैरामीटर होते हैं। तो लिख लेना, इन फंक्शन टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। पहला होता है एक्चुअल आर्गुमेंट और दूसरा होता है फॉर्मल आर्गुमेंट। तो अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि एक्चुअल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं। नोट कर लो। तो आपको ये बताना है कि जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते समय जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं उसको फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए और बी आपका फॉर्मल आर्गुमेंट है, लिख लो। फंक्शन डिफाइन करते समय जो भी आप पैरामीटर पास करते हो उसको हम फॉर्मल आर्गुमेंट बोलेंगे, ऑलवेज। और कॉल करते समय जो भी आप पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हो उसको एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो यानी कि एक्स और वाई आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है और ए और बी फॉर्मल आर्गुमेंट है। अनीता यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। तो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट सबको क्लियर हो गया किसको बोलते हैं? फंक्शन डिफिनीशन में जो भी आप पैरामीटर पास करोगे, जो भी वेरिएबल पास करोगे, ऑलवेज उसको फॉर्मल आर्गुमेंट बोलोगे। और कॉल करते समय जो भी आप वैल्यू या वेरिएबल पास करोगे उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल। और हमेशा याद रखना, नॉर्मली जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो कॉल करते समय हमेशा एक्चुअल आर्गुमेंट वाली वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाती है। जब भी हम नॉर्मली कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो कॉल करते समय ऑलवेज एक्चुअल आर्गुमेंट वाली वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी होती है। और हमेशा ये सीक्वेंस को फॉलो करेगा, पहला वाला वैल्यू पहले वाले में ही कॉपी होगा,
दूसरा वाला हमेशा दूसरे में कॉपी होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता एक्स वाली वैल्यू बी में चली जाए और वाई वाली वैल्यू ए में चली जाए। हमेशा एक्स वाली वैल्यू ए में ही कॉपी होगा, वाई वाला वैल्यू बी में ही कॉपी होगा। तो हमेशा ये सीक्वेंस को फॉलो करता है। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैंने डिफाइन करते समय यहाँ पे 2 पैरामीटर दिया है तो कॉल करते समय भी आपको 2 पैरामीटर देना मैंडेटरी है। अगर आपने कम या ज्यादा दे दिया, सिंटेक्स एरर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो, फिर मैं आगे बताऊं। अनीता क्लियर? सर जब हम मतलब फंक्शन को डिफाइन करेंगे उस समय जो आर्गुमेंट देंगे वही फॉर्मल आर्गुमेंट होगा, हाँ जी। और उसके बाद जब हम कॉल करते हैं हाँ, तो उस समय मतलब जो वेरिएबल या वैल्यू पास। वेरिएबल या पास करेंगे वो आपका एक्चुअल होगा। हाँ, हाँ, हमेशा यस सर। सीधे सीधे आपको समझना है ये फॉर्मल है और ये एक्चुअल है। और आपको ये भी याद रखना है कि एक्चुअल वाली वैल्यू हमेशा फॉर्मल में कॉपी होती है। यस सर। तभी तो वो काम कर रहा है। चलो, अब मैं तीसरा टाइप बनाने जा रहा हूँ, और तीसरा टाइप सबसे ज्यादा यूज होता है जिसमें हम पैरामीटर भी पास करेंगे और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो लिखो फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। और यही वाला फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर? कैसे काम करेगा फटाफट देखते चलो। लिख लो फटाफट। अब हमारा फंक्शन का टाइप चेंज हो गया, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। अगर आपने फंक्शन के बॉडी में रिटर्न कीवर्ड लगा दिया तो ये फंक्शन रिटर्न टाइप का बन जाता है। एक बार नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ काम कैसे कर रहा है। अनीता हो गया यहाँ तक? नहीं सर, एक मिनट। अब मैं बताऊं कैसे काम कर रहा है और इस टाइप के फंक्शन बनाने का एडवांटेज क्या है। तो ध्यान से समझना, ये वाला फंक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। अब एक्चुअल में होगा क्या, सबसे पहले तो ये फंक्शन कॉल करेगा, है ना। और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, एक्चुअल आर्गुमेंट वाली वैल्यू फॉर्मल में क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। यानी कि ए में 10 चला जाएगा और बी में 20। अब सी में वैल्यू क्या आ गई, 30। अब उस 30 वैल्यू को ये फंक्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न करके वापस ये फंक्शन के पास आएगा। वो जो 30 वैल्यू है वापस से इस फंक्शन के पास आएगा। अब उस वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल को जहां जहां मैं डिस्प्ले करूंगा वहां वहां पे 30 आ जाएगा। अब इस टाइप के फंक्शन बनाने का एडवांटेज क्या रहा, अब मान लो इस फंक्शन को अगर मेरे को, इस फंक्शन की वैल्यू को अगर मेरे को कहीं और जरूरत है दोबारा,
तो अब मेरे को दोबारा फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं इस रिजल्ट वेरिएबल को क्या करूंगा, यूज कर लूंगा। पहले और दूसरे वाले में क्या हो रहा था कि अगर मेरे को अलग अलग जगह पे फंक्शन की जरूरत थी तो बार बार मेरे को फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आपको फंक्शन की वैल्यू अलग अलग जगह पे चाहिए बार बार, तो बार बार फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कॉल किया और उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, अब उस वेरिएबल को जहां जहां यूज करोगे वो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे एग्जीक्यूशन टाइम कम लेगा ना। पहले और दूसरे में क्या हो रहा था, बार बार आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा था। और जब बार बार फंक्शन को कॉल करेगा तो वो कॉलिंग से बार बार डिफिनीशन में जंप करेगा बार बार, तो एग्जीक्यूशन टाइम भी तो ज्यादा लेगा। यस सर। इस वाले फंक्शन का बनाने का एडवांटेज समझ में आया, रिटर्न टाइप बनाने का। एक बार आपने फंक्शन बनाया, उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपने एक वेरिएबल में क्या किया, स्टोर कर दिया। अब उस वेरिएबल को जहां जहां यूज करोगे उस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। बार बार फंक्शन को कॉल करने की तो जरूरत नहीं है। पहले और दूसरे में हमें बार बार फंक्शन को कॉल करना पड़ा था, नोट कर लो। बट अब सर आप अगर दूसरा इनपुट लेना होगा तो फिर कॉल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर दूसरा इनपुट लेना है हमें यूजर से तो कॉल करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप ये वाला फंक्शन यूज नहीं करोगे ना फिर। तो सर वो डायनेमिक हाँ हो जाएगा फिर। हाँ, तो इसीलिए तो अलग अलग सिचुएशन में आपको सोच के अलग अलग टाइप का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो जहां जैसी नीड है वैसा आप यूज करोगे। तो तीनों टाइप का फंक्शन सबको क्लियर हुआ, मोनिका कोई डाउट? तो यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? हाँ जी, कोई डाउट है? जितने चाहे उतने बनाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे तो एक प्रोजेक्ट में आप 50 फंक्शन बनाओगे और 50 फंक्शन अलग अलग काम करेगा। हाँ, तो अभी आगे जब मैं प्रोजेक्ट दूंगा तो उसमें आपको मल्टीपल फंक्शन बनाने पड़ेंगे अलग अलग, हर फंक्शन का फंक्शनलिटी अलग अलग होगा। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक प्रोग्राम में आप चाहो तो जितने चाहो उतने फंक्शन बनाओ। सबका अलग अलग डिफिनीशन पार्ट होगा, सबका अलग अलग कॉलिंग पार्ट होगा। एक नाम से दो फंक्शन बना नहीं सकते, तो फंक्शन का नाम सबका अलग अलग रखोगे और अलग अलग कॉल करोगे। बात समझ में आ गई सबको? तो तीनों टाइप का फंक्शन क्लियर हो गया कि कैसे कैसे बनाना है। तो थोड़ी सी फंक्शन की आप लोग को प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। अभी मैं इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट दूंगा जो आप लोग ट्राई करोगे, है ना। कल की तो छुट्टी है, तो कल यस। बनाओगे, परसों आप लोगों को फिर दिखाओगे। समझ गए? अब मैं चौथा टाइप फंक्शन बताने जा रहा हूँ। इसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे लेकिन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। एक ही प्रोग्राम मैंने चारों तरफ से बनाया, आउटपुट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस फंक्शन का टाइप हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। काम वही करेगा। यहाँ पे आप चाहो तो रन टाइम पे बना लो, बात वही है। नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर पास नहीं किया लेकिन वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है, नोट कर लो। अब यहाँ पे भी अगर आपको फंक्शन की जरूरत है बार बार, तो बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉल करके आपने वैल्यू स्टोर कर ली, उस वेरिएबल को बार बार यूज कर लो। अब यहाँ पे आप इसको रिटर्न रन टाइम पे भी बना सकते हो। अनीता आया समझ में? यस सर। फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फंक्शन पे।
सर अगर डायनेमिक बनाएंगे तो उसमें तो रिटर्न अगर एंटर कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज होती रहेगी ना सर फिर तो। हाँ हाँ, वैल्यू बार बार चेंज होगी। ये देखो, जो आप दोगे यहाँ पे बार बार, हर बार अलग अलग वैल्यू दोगे ना रन करके, तो हर बार अलग अलग वैल्यू आएगा। ये तो एडवांटेज है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना सर फिर तो। हाँ हाँ, कॉल तो करा है हमने। हाँ सर ठीक। क्या कॉल किया है? हम्म। अब ये नॉन पैरामीटराइज है, यस सर। कोई पैरामीटर तो पास किया नहीं, लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से चार आप अलग अलग टाइप का फंक्शन बना सकते हो, है ना। तो अलग अलग जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करोगे, तब आपको वहां पे सोचना होगा कि हम किस टाइप का फंक्शन बनाएं। ठीक है। तो अलग अलग आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी, और उस सिचुएशन में आपको अलग अलग टाइप का फंक्शन बना के और उसको यूज करना होगा। तो अभी आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज कैसे कैसे हम बनाएंगे। सारी चीजें क्लियर, अनीता? यस सर। कोई डाउट किसी को? तो अब चारों टाइप का फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया। तो इन चार के अलावा और किसी अनदर टाइप का फंक्शन आप नहीं बना सकते, कोई भी लैंग्वेज हो, है ना। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर। अब इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो आपको वेडनेसडे को दिखाना है। ठीक है। और जब तक आपको फंक्शन बनाना नहीं आएगा, तब तक आप जो है प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। अब मैं आप लोग को वेडनेसडे को प्रोजेक्ट दूंगा एक बनाने के लिए। वो पहला प्रोजेक्ट होगा पाइथन में। ठीक है। और उस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, सारा एक साथ यूज होगा। ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट, इनफाइनाइट लूप, जंपिंग स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, इनफाइनाइट लूप, लिस्ट, फंक्शन, सारा एक साथ यूज होगा उसमें, ए टू जेड। तो उस प्रोजेक्ट को अगर आप बना लेते हो, तो पीछे वाला सारा रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सबको एक साथ मर्ज करके आप एक जगह प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो वो बिगनर लेवल का प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उससे थोड़ा और एडवांस दूंगा। तो ऐसे ऐसे कम से कम 6 प्रोजेक्ट बनाने हैं आपको पाइथन में ओनली। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं देता जाऊंगा हर हफ्ते, और उस पर आपको काम करना है। ठीक है। आ रही बात समझ में? और वो प्रोजेक्ट अपने रिज्यूम में आप मेंशन कर सकते हो, है ना। चलो, तो हेडिंग डालो आप। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन करना पड़ेगा। कल कल का टाइम है, आप लोग को अच्छे से स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना बताया हूँ रिवीजन कर लेना। चलो, हेडिंग डालो, असाइनमेंट्स ऑफ फंक्शन।
इन सब असाइनमेंट में मैं मेंशन भी कर रहा हूँ कि किस टाइप के फंक्शन से बनाना है, क्या? तो आपको आइडिया लग जाएगा चारों टाइप का ना। अनीता, आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये सारे असाइनमेंट पुराने वाले ही हैं, बस आपको सारा फंक्शन के थ्रू करना है।
यहाँ तक सबका हो गया। तो सारा असाइनमेंट समझ में आ रहा है ना, करना क्या है। तो उसमें जो जो मैंने मेंशन कर रखा है, जिस जिस टाइप का फंक्शन, उसी टाइप से आपको बनाना है। तो ये सारे असाइनमेंट्स अगर आप बना लेते हो तो आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है। अनीता हो गया यहाँ तक। नो सर। सबका हो गया। तो वही सारे असाइनमेंट्स हैं जो आप लोग पहले बना चुके हो। तो इन सबका लॉजिक तो आपको पता ही है। तो कुछ करना नहीं है, बस आपको एक फंक्शन बनाना है अलग अलग, और उस फंक्शन में जो पुराना जो आपने लूप वूप वाला जो लॉजिक लगाया था वही कॉपी पेस्ट कर देना है ना। नया तो कुछ करना नहीं है, बस उस सारे लॉजिक को फंक्शन के बॉडी के अंदर डाल देना है और उस फंक्शन को कॉल कर लेना है ना। तो नया है नहीं, इजीली हो जाएगा ना। सबका लॉजिक मैं बता ही चुका हूँ। प्राइम नंबर का क्यूब निकालने का, फैक्टोरियल निकालने का, टेबल का, और ये फिबोनाची सब ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। एक बार सर वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से फैक्टोरियल वाला करके दिखा देना सर, वो हो नहीं रहा था। अच्छा, फैक्टोरियल वाला नहीं हुआ, और कौन सा नहीं हुआ। सर यही नहीं हुआ मेरा। देखो एलसी से पिछली क्लास में मैंने एलसी से असाइनमेंट दिया था, सबने बना लिया था। फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर सारा बन गया था। बनाया नहीं होगा किसी ने। एलसी से फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम दो तरह से आप बना सकते हो। एक तो ये है, मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करके लिख लो है, लेकिन ये वाला होगा नहीं यूज, हमें तो लॉजिक लगाना है ना। तो ये वाला भी नोट कर लो, दो तरह से बनाया है। ये फंक्शन वाला तो वैसे यूज नहीं करना आपको, मेन आपको ऐसे बनाना है। तो एक बार दोनों नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूँ काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक स्पेशल ऑपरेटर यूज किया है, वॉलरस, बताया था ना पिछली क्लास में, नहीं बताया था। नहीं सर। ठीक है, तो उससे पहले ये समझ लो, पाइथन में ना एक स्पेशल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया गया, और उस ऑपरेटर का नाम है वॉलरस। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वॉलरस ऑपरेटर करता क्या है, कैसे काम करता है। और ये वॉलरस ऑपरेटर पाइथन 3.8 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और वॉलरस ऑपरेटर जो होता है वो कोलन और इक्वल को बोलते हैं, लिख लो। तो 3.8 से इंट्रोड्यूस किया गया, अब आगे तक चलता रहेगा। अगर आपके सिस्टम में 3.7 अगर होगा पाइथन इंस्टॉल तो उसमें काम नहीं करेगा। तो वॉलरस ऑपरेटर 3.8 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये ऑपरेटर जस्ट लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है, इक्वल की तरह, है ना। और ये वॉलरस ऑपरेटर को जो इंट्रोड्यूस किया गया कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो काम आप 2 लाइन में करोगे वो काम आप वॉलरस ऑपरेटर से 1 लाइन में कर सकते हो। तो अब यूज देखें वॉलरस ऑपरेटर कैसे काम करता है। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने बुलियन स्टोर कर लिया, ट्रू या फॉल्स। मान लो मैंने फॉल्स स्टोर कर लिया, कोई दिक्कत है।
एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने बुलियन वैल्यू स्टोर कर ली, ट्रू या फॉल्स। अब जब मैं प्रिंट करके ए को डिस्प्ले करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब यही 2 लाइन वाला काम मैं वॉलरस ऑपरेटर का यूज करके 1 लाइन में कर सकता हूँ। तो ये असाइन भी करेगा और डिस्प्ले भी करेगा। दोनों काम एक साथ हो गया। ऊपर वाले में अगर मैं इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूं तो 2 लाइन लिखना पड़ेगा। एडवांटेज समझ में आया, लिख लो। 2 लाइन वाला काम आपका 1 लाइन में हो गया वॉलरस ऑपरेटर से। प्रिंट के अंदर वो असाइन भी कर रहा है और डिस्प्ले भी कर रहा है। अनीता समझ में आया? यस सर। तो अभी एलसी से जो मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है उसमें ये वॉलरस ऑपरेटर यूज करने की जरूरत पड़ गई। अगर ये नहीं होता तो दिक्कत आती, क्योंकि एलसी में 1 लाइनर कोड होता है, मल्टीपल लाइन का कोड लिख नहीं सकते। तो वहां पे मैंने ये वॉलरस ऑपरेटर यूज किया है। तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं वॉलरस ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक? अब लिख लो दोनों, एलसी का यूज करके फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनेगा। पहले वाले में मैंने लाइब्रेरी यूज की है और दूसरे में मैंने लॉजिक यूज किया हुआ है। और मैंने यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी यूज की है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बताया था ना आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे जरूरत पड़ गई तो डिस्प्ले करते समय मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी यूज की है। ऊपर वाले में जो मैंने लाइब्रेरी यूज की है ये 0 से लेकर 9 तक का फैक्टोरियल निकालेगा, और नीचे वाले में रन टाइम पे मैं जो नंबर दूंगा केवल उसी का फैक्टोरियल निकालेगा। डिफरेंस आ रहा है सामने? ये देखो, जब मैंने रन किया तो पहले वाले में ये देखो 0 से लेके 9 तक का सबका फैक्टोरियल निकाल रहा है। 0 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 0 से लेकर 9 तक का निकाल रहा है ना। और दूसरे वाले में जो मैं नंबर दूंगा उसी का फैक्टोरियल निकालेगा। यस सर। हाँ जी, समझ में आया? है? पहले वाला चाहिए क्या? पहले वाला जैसे दूसरे में पॉसिबल नहीं, बन ही नहीं पाएगा। ऐसे करोगे, ऐसे तो करोगे ना। वो तो बन ही नहीं सकता, तभी तो वहां पर लाइब्रेरी यूज करना पड़ा। मल्टीपल नंबर्स का अगर एक साथ फैक्टोरियल निकालना है तो वो बन ही नहीं सकता। लॉजिक लगा ही नहीं पाओगे ना एलसी में, 1 लाइनर कोड है, लगा ही नहीं सकते। समझ गए? हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और कोई डाउट है एलसी में? अनीता क्लियर है? यस सर। फिबोनाची सीरीज तो बन गया था ना एलसी से 1 लाइन में। बनाया भी है या नहीं बनाया? लग रहा है कोई ट्राई नहीं किया। बनाया एलसी वाला जो दिया था सारा बनाने के लिए। एलसी से मैंने सब दिया था, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने को, टेबल का प्रोग्राम बनाने को, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने को,
फिबोनाची बनाने को सब दिया था एक साथ, इवन ऑड बनाने को। ठीक, मैं बताऊं, यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? ये प्राइम नंबर वाला है, साइज छोटा करना पड़ेगा। ऑल फंक्शन ओनली ट्रू पे काम करता है, फॉल्स पे काम नहीं करता। तो ये क्या करूंगा, जो भी मैं नंबर दूंगा ना, है ना, मान लो मैंने 10 दे दिया, तो पूरे वो 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारा दिखाएगा। बिना और के होगा नहीं। तो ये प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है, नोट कर लो एलसी से। साइज बड़ा कर दूं? एक ही लाइन में लिखना है ना। अनीता आ रहा है समझ में? यस सर। एलसी का बस एडवांटेज ये है कि आप सारे असाइनमेंट्स को एक एक लाइन में कर सकते हो, है ना, कोड ऑप्टिमाइज कर देता है। हाँ, एलसी का मतलब ही हमेशा लिस्ट ही देगा वो। उस वाले में तो पॉसिबल नहीं था, वो तो जुगाड़ लगा के बनाया। फैक्टोरियल वाला उसी से बनेगा फिर लाइब्रेरी। एलसी का मतलब ही वो मल्टीपल वैल्यू देगा, है ना। सर पर हमें तो ये बताना था ना कि प्राइम नंबर है या नहीं है। एलसी में कभी भी सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करेगा ना, बताया था ना मैंने आपको। एलसी का मतलब ही होता है मल्टीपल वैल्यू पे काम करेगा। तो यहाँ पे बता तो रहा है, मान लो आप जितना नंबर दोगे वो एक से लेके उतने नंबर के बीच का वो सारा प्राइम नंबर बता रहा है। वो सिंगल वैल्यू वाला आप प्रोग्राम नहीं बना सकते एलसी से। अगर ऐसा होता तो फिर हम एलसी ही यूज कर रहे होते, फिर हमें लूप वूप पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो सारा काम आपका एलसी से नहीं होगा ना। एलसी से जो भी चीजें आप बनाओगे वो मल्टीपल वैल्यू देगा ही देगा, हमेशा लिस्ट बनाएगा। और लिस्ट का मतलब ही होता है सिंगल वैल्यू नहीं देगा, मल्टीपल वैल्यू देगा। आ रही बात समझ में? तो अगर अच्छा। आपको कोई भी रन टाइम पे एक सिंगल नंबर देना है और उसको चेक करे कि नंबर प्राइम है क्या नहीं नहीं है, तो वो आप एलसी से थोड़ी बनाओगे, फिर उसको आप वाइल और फॉर से ही बनाओगे। ठीक है। एलसी का मतलब ही होता है लिस्ट कंप्रेंशन, मतलब वो लिस्ट बनाएगा, और लिस्ट बनाने का मतलब ही होता है वो मल्टीपल वैल्यू पे काम करेगा, सिंगल वैल्यू पे काम कर ही नहीं सकता। अगर मेरे को सिंगल वैल्यू पे ही काम करना है तो मैं लिस्ट क्यों बनाऊंगा। लिस्ट बनाने का एडवांटेज ये होता है कि एक सिंगल वेरिएबल में हम मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर पाए। चलो यहाँ तक सब समझ में आ गया आप लोग को? इतना आज आप लोग को सारा काम करना है। अब नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं, तो आप लोग को ये सारा असाइनमेंट करके दिखाना है। अब फंक्शन का फिर हम एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो हमने बस बेसिक फंक्शन देखा बनाते कैसे, है ना। तो मंडे को हम फंक्शन का एडवांस टॉपिक्स करेंगे, और ये असाइनमेंट्स आपको सारा दिखाना है, ठीक है। और थोड़ा रिवीजन करके आना आप लोग पीछे का ना। अनीता हो जाएगा? यस सर। चलो मंडे मिलते हैं। मिस्टेक।